हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में कवर करेंगे बिहार और यूपीएसआई के लिए मॉक टेस्ट का सेट नंबर 4। अगर आपने से पहले के बाकी के सेट्स को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट चेक करके चेक कर सकते हैं, जिसमें हम लोग 50 एमसीक्यू देखेंगे और ये वीडियो आपको रोजाना 8:30 बजे रात को मिलता है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कराया जाता है, जहाँ से आप डाउनलोड करके वहाँ से भी टेस्ट लगा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कल का होमवर्क आपका क्या रहने वाला है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री और पॉलिटी हम लोगों ने ये सभी चीज़ों को कवर कर लिया एक बार, और काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने आपको रिवीजन भी करा दिया। तो अब यहाँ पे जो भी हम चीज़ें देखेंगे वो आपका रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉलिटी में एक छोटा सा टॉपिक दे रहा हूँ, महत्वपूर्ण अधिनियम को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और रिविजन्स के तौर पे एक और आपको साइंस में टॉपिक दे रहे हैं, तरंग, जो कि गति और ध्वनि से संबंधित, इसको आप पढ़ लेंगे। टॉपिक वाइज सीरीज़ में अक्षांश और देशांतर से संबंधित जो भी पॉइंट्स हैं इनको आप कवर कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स को फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो करंट अफेयर्स में स्टार्टिंग आप कर रहे हैं जून 2020 से, तो इसको आप अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अब आप जब भी रिवाइज़ करते हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा कीजिए, क्योंकि आपने जो भी चीज़ पढ़ रखा वो तो अब तक आपको याद हो ही चुका होगा, क्योंकि रिवाइज़ हम लोगों ने बहुत बार कर लिया। तो अब इस जून की बात मैं कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप अलग से पढ़ा कीजिएगा, ठीक है ना। तो यही रहने वाला है कल का होमवर्क। अब चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में भारतीय दर्शन की 6 प्रणालियों का हिस्सा नहीं है। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा और बताइएगा कि राइट आंसर क्या होना चाहिए। भारतीय दर्शन की 6 प्रणालियों का हिस्सा नहीं है, तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकायत और कपाली। यहाँ पे करेक्ट आंसर सी को टिक करेंगे, जो कि भारतीय दर्शन की 6 प्रणालियों का हिस्सा नहीं है। तो बात करते हैं कि 6 प्रणालियों में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे न्याय, वैशेषिक, साक्ष्य, अष्टायुग, पूर्व मीमांसा और एक कह सकते हैं वेदांत। तो ये 6 इसमें आते हैं, जो कि यहाँ पे कह सकते हैं सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट वन है कि प्रसिद्ध तीर्थ स्थल अलची मंदिर कहाँ स्थित है। अलची मंदिर कहाँ स्थित है। अलची मंदिर का संबंध कह सकते हैं कि लद्दाख के लेह में स्थित है, सी विल बी करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन की अरावली श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। अरावली श्रेणी जो है वो निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है। तो सही आंसर यहाँ पे होगा महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र करेक्ट होगा। अरावली की जो भी हिस्सा आता है गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, ये चारों में आता है, जबकि महाराष्ट्र यहाँ पे करेक्ट होगा कि नहीं आता है, ठीक है। अरावली जो हम कह सकते हैं वो कह सकते हैं कि भारत की सबसे पुरानी पहाड़ियों में से एक है, पर्वत श्रेणी है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इसका जो सर्वोच्च चोटी होता है वो कौन सा है, गुरु शिखर। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे लखनऊ जो है वो गोमती नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आत्मरक्षा का अधिकार है। बताइए कि आत्मरक्षा का अधिकार है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर का ये। तो आत्मरक्षा का अधिकार हम कह सकते हैं ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट होगा। आत्मरक्षा के अधिकार के अंतर्गत अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा, दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा, चोरी, लूट आदि अपराध से प्रतिरक्षा, इन सभी के सभी इसी के अंतर्गत आता है, आत्मरक्षा के अधिकार के अंतर्गत। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन यहाँ पे होगा जो सही है। पहला पॉइंट कह रहा है कि चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने जिन्होंने उत्तर भारतीय शासक हर्षवर्धन को हराया था, जो कि बिल्कुल सही है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि उसके द्वारा जारी किया गया एहोल शिलालेख उसके शासन का विवरण देता है, यानी जो एहोल शिलालेख का संबंध है वो पुलकेशिन द्वितीय से है, जिसके लेखक कौन थे, रचयिता कौन थे, रवि कीर्ति, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे दोनों के दोनों पॉइंट सही है, इस वजह से ऑप्शन सी को टिक करेंगे। क्लियर ना। अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तातीपाका तेल जो शोधनशाला है वो अवस्थित है। तातीपाका तेल शोधन अवस्थित है, ये पड़ता है आंध्र प्रदेश राज्य में, डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि हम कह सकते हैं कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसको एफआईआर कहते हैं। तो ये किससे संबंधित है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, केवल संज्ञेय अपराध से, यानी ऑप्शन हम बी को यहाँ पे टिक कर सकते हैं। और इससे संबंधित जो पॉइंट्स पढ़ना चाहते हैं आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से लिखा गया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर केवल संज्ञेय अपराध से संबंधित है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 के ग में संज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया, जिसके अनुसार संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध जो कि अभिप्रेत है, जिसके कह सकते हैं कि पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची या फिर
तत्सम प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाजनपद अवंती के उत्तर भाग की राजधानी निम्न में से कौन सी थी? क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? अवंती के उत्तर भाग की जो राजधानी थी वो हम कह सकते हैं उज्जैन। सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तराखंड में स्थित है? बताइए कि 4 पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए, 4 राष्ट्रीय उद्यान दिए गए, तो कौन कौन सा जो है वो उत्तराखंड में अवस्थित है? तो देखिए, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, नामेरी असम में है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तराखंड में, जबकि औरंग ये भी आपका असम में है। तो ये दोनों असम में है और ये दोनों आप कह सकते हैं 1 और 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है कि दिल्ली में महरौली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? किसकी स्मृति में है? चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार ने कब और किसकी अध्यक्षता में नील आयोग का गठन किया था? नील आयोग का गठन किया गया था 1860 में सी टोनकर की अध्यक्षता में। ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था कि स्वराज्य को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाता है? मौलाना हसरत मोहानी। बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था, वह कौन थे? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761। ठीक है, मराठा और अफगान के बीच हुआ था। तो किसने स्वयं देखा था, वो इतिहासकार कौन थे? तो काशीराज पंडित यहाँ पे करेक्ट होगा। देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है साहू के शासनकाल को। सी विल बी करेक्ट आंसर। कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बायकॉट का नारा दिया गया था? साइमन कमीशन के बायकॉट का नारा जो है वो किस अधिवेशन में दिया गया था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मद्रास अधिवेशन 1927। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खादी और ग्रामोदय उद्योग अधिनियम जो कि कब पारित किया गया था? खादी और ग्रामोदय उद्योग अधिनियम कब पारित किया गया था? 1956। बी विल बी करेक्ट आंसर, 1956। अगला प्रश्न कि किस सूफी संत को महबूब ए इलाही यानी कि अल्लाह के प्रिय कहा जाता है? महबूब ए इलाही कहा जाता है। शेख निज़ामुद्दीन औलिया। ए को टिक करेंगे, शेख निज़ामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में बताता है? राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 61। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम क्या है जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था? उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो उनका नाम हम यहाँ पे कह सकते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, जस्टिस रामास्वामी। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, जस्टिस रामास्वामी। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक निर्दिष्ट समय अवधि के लिए दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ देश के निवासियों के बीच माल, सेवाओं और परिसंपत्तियों की लेन देन के रूप में किसे जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? भुगतान का संतुलन। ठीक है, भुगतान के संतुलन के रूप में जानते हैं। सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कि भारत के राज्यों के साथ निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों के रूपों में मिलान कीजिए। तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए गए, बताइए कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। एक एक करके मैच करते हैं। सतारिया जो शास्त्रीय नृत्य है वो इसका संबंध असम से है, यानी ए का 4 के साथ मैच होना चाहिए। तो ए का 4 के साथ 2 जगह पे मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहिनी अट्टम की अगर हम बात करें तो मोहिनी अट्टम का संबंध किससे होता है? तो इसका संबंध हम कह सकते हैं मोहिनी अट्टम केरल से संबंधित है, यानी बी का 2 के साथ मैच होगा। तो बी का 2 के साथ यहाँ पे मिल रहा है, तो सही आंसर ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। लेकिन बाकी को भी याद है, जैसे भरतनाट्यम की बात करें तो ये तमिलनाडु के साथ संबंधित है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के साथ संबंधित है। तो कुल मिलाकर ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन देखिए, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि प्रादेशिक दल बनने के लिए
दल को किसी चुनाव में मतों के न्यूनतम कितने प्रतिशत प्राप्त करना होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? कितना प्रतिशत मत प्राप्त करना होता है? तो सही आंसर है 4%। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, 4%। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि महिला की लज्जा भंग करने संबंधी जो हमला दंडनीय है, महिला की लज्जा भंग करने संबंधी जो दंडनीय है वो किसमें निहित है? तो ये निहित है भारतीय दंड संहिता में। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। पढ़ सकते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा जो 354 है, इसके अंतर्गत महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दहेज लेना या फिर देना किस विधि के अंतर्गत अपराध माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो 1961 है, इसके अंतर्गत कह सकते हैं कि दहेज लेना या फिर देना अपराध माना जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 पॉइंट्स दिए गए, दोनों पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। तो देखिए पहला पॉइंट कह रहा है कि संशोधन कार्यविधि भारत के संविधान में अनुच्छेद 368 से उपबंधित की गई है, जो कि साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया था। पहला पॉइंट्स में कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड पॉइंट है कि भारत के संविधान के सभी संशोधनों के लिए राज्यों की सहमति अनिवार्य है। ये पॉइंट गलत है क्योंकि राज्यों की सहमति अनिवार्य नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, वो मैं आपको बता दूं कि सामान्य बहुमत से, ठीक है, सामान्य बहुमत से विधि बनाकर नए राज्यों का कुछ भी परिवर्तन किया जा सकता है संसद के द्वारा। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि अनुमति अनिवार्य नहीं है। तो केवल और केवल एक को टिक करेंगे, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। यहाँ पे हम पढ़ भी सकते हैं कि भारत का संविधान राज्य और क्षेत्र सीमाओं को बिना उनकी सहमति से परिवर्तित करने का अधिकार संसद को देता है। संसद सामान्य बहुमत से विधि बनाकर नए राज्यों को बना सकती है। वह वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा और नामों में परिवर्तन कर सकती है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? सामान्यतः जो कि केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं। बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई थी? पंचायती राज व्यवस्था की प्रणाली की जो व्यवस्था की गई है, बताइए किसके अंतर्गत? तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। ठीक है, सी विल बी करेक्ट आंसर, इसको याद रखिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से कि 1857 के विद्रोह के लोकप्रिय नेताओं और उनके स्थान की गलत जोड़ी की पहचान करें जिन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था। यानी जिस स्थान से जिन्होंने नेतृत्व किया था उसके संबंध में यहाँ पे मिलान किया गया, तो कौन सा मिलान यहाँ पे गलत है वो आपको बताना। देखिए सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो यही है कि लखनऊ से किन्होंने नेतृत्व किया था? बेगम हजरतमल, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। इलाहाबाद से भी बहुत बार पूछा जाता है, मौलवी लियाकत अली, ये ध्यान रखिएगा, लियाकत अली का संबंध इलाहाबाद से था। खान बहादुर खान की बात करें तो इनका संबंध बरेली से था, ना कि मेरठ से। इस वजह से ऑप्शन सी यहाँ पे गलत हो जाता है। और जगदीशपुर से बात करें तो बिहार के जगदीशपुर से कुंवर सिंह का संबंध था ही था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो सी विल बी करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कागड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कागड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आज हमारे वीडियो का लुक थोड़ा सा चेंज है। एक्चुअली ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आज लाइट नहीं था, जिस वजह से मैं सारी चीज़ों को कंप्यूटर पे नहीं कर पाया। ठीक है, तो चलिए कोई नहीं, बाकी आपका नेक्स्ट दिन से जैसे पहले चलता था उसी तरह से होगा। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है कि कागड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग के संदर्भ में अगर हम बात करें कौन सा कथन सही है, तो ये वैष्णव परंपराओं से प्रेरित था। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। और यहाँ पे जो आप नाम देख रहे हैं कागड़ा, ठीक है, कागड़ा क्या था? तो पढ़ सकते हैं कि चित्रकलाओं के इस समूह को जो कागड़ा नाम दिया गया था क्योंकि वे शैली में कागड़ा के राजा जो कि संसार चंद के चित्र के समान है, इस वजह से माना गया। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत 2-3 पॉइंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि काली मिट्टी को स्थानीय रूप में रेगुर के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। और क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी जो है वो अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी है और ये जो मिट्टी होता है रेगुर मिट्टी कपास के लिए काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी नमी के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है, ये भी सही है।
लेकिन गलत यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। क्यों? देखिए, काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, जो कि ये पॉइंट्स गलत है। ये उत्तर हिमालय में नहीं पाया जाता है। काली मिट्टी का जो संबंध है वो कह सकते हैं मध्य भारत के कुछ राज्यों में पाई जाती है। इस वजह से ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। 4 पॉइंट्स दिए गए और यहाँ पे आपको बताना है कि उपयुक्त राज्यों के संदर्भ में वन आवरण के संदर्भ में, यहाँ पे वन आवरण की जो बात की जाती है, तो जो भी आपका अभी वर्ष चल रहा है तो 2021 है। इससे पहला जो हमारा जो वन स्थिति रिपोर्ट आया था 2019 में आया था, क्योंकि ये हर वर्ष 2 साल पे इसका रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो 2021 में रिपोर्ट जारी की जाएगी। तो फिलहाल हम बात करेंगे 2019 के वन स्थिति रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि उपयुक्त राज्यों में वन आवरण के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम क्या है। और आरोही क्रम आपको पता है क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है ना, तो बताइए कि डिसेंडिंग ऑर्डर में वन आवरण के क्षेत्र की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए प्रतिशत नहीं की गई है, तो सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो कैसे याद रखेंगे? तो इसमें अगर हम बात करें सबसे अधिक जो वन क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद हम कह सकते हैं कौन आता है? तो मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश, यानी कि 2 के बाद आपका 4 होगा, और 4 के बाद हम कह सकते हैं छत्तीसगढ़, और उसके बाद उड़ीसा, यानी कि 24-13 यहाँ पे देख सकते हैं। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, और इस पर मैं आपको एक छोटा सा वीडियो भी बनाऊँगा। और मैं आपको एक पहले चीज़ बता दूँ, इससे पहले मैंने आपको 2019 का जो वन स्थिति रिपोर्ट आया था कवर करा चुका हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर के देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको जो शॉर्ट्स वीडियो देता हूँ उसमें भी इसके बारे में एक छोटा सा वीडियो बना करके बता दूंगा किस तरह से याद रखना है। फिलहाल यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी को टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? हिमालय के पाद प्रदेश को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है हिमालय के पाद प्रदेश को शिवालिक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, उसका प्रमुख कारण क्या? नागालैंड के जो पर्वत हैं वो क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, इसका कारण जो है वो है झूम कृषि। ठीक है, झूम कृषि एक प्रकार का स्थानांतरित कृषि का एक रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना किन 2 राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है? तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना, जो कि हम कह सकते हैं कृष्णा की सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी, तो ये किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ठीक है, डी को टिक करेंगे, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न कह रहा है कि खगचंदजेदा राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है, खगचंदजेदा राष्ट्रीय उद्यान जो किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर होगा सिक्किम। ठीक है, सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न, हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जानते हैं? मर्ग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए को टिक करेंगे, मर्ग के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न है कि पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पक्षियों को उड़ने से रोकने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग ब्रीलिंग कहते हैं। ठीक है ना, ब्रीलिंग कहते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, बताइए जर्मन सिल्वर जो है किसका मिश्र धातु है? इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आपको सबसे पहला चीज़ जो ध्यान में रखना है वो ये है कि उस ऑप्शन को देखिए जिसमें चांदी नहीं है, क्योंकि जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन देखिए तो इसमें चांदी है, यानी ये नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन में चांदी है, यानी ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन में चांदी है, ये भी नहीं होगा। तो बच्चा हमारा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। अब बात कर लेते हैं कि जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है, तो ध्यान रखिएगा जिंक, तांबा और निकेल का ये मिश्र धातु है। सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न बनता है कि नेट राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या घटाते हैं? तो हम यहाँ पे मूल्य ह्रास को घटाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कि रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? रडार का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो रडार का प्रयोग हम लोग करते हैं दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और उनका पता लगाने के लिए। सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को ऋण देता है, यानी सी करेक्ट होगा, ऋण देता है। अगला प्रश्न, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? सबसे छोटा जीव कौन सा है जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में समर्थ है?
उसको कह सकते हैं माइकोप्लाज्मा। ठीक है, बी करेक्ट होगा, माइकोप्लाज्मा। थर्मामीटर में आमतौर पर पारद का प्रयोग यानी पारा का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि तो थर्मामीटर में हम लोग आमतौर पर पारे का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि उसका जो गुणांक होता है वो काफ़ी ज़्यादा प्रसार होती है, इस वजह से उच्च गुणांक प्रसार के कारण इसका यूज़ करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख तांबा उत्पादक देश है? कौन सा प्रमुख तांबा उत्पादक देश है? तो सी यहाँ पे करेक्ट होगा, चिली। अब एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चिली की राजधानी क्या होती है, ये आपको बताना है, क्योंकि ये हाल ही में एग्जाम्स में पूछा भी गया था। चिली की राजधानी बताइए। नेक्स्ट वन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से किस नदी में नथपा झाकरी परियोजना स्थित है? नथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर बनाया गया, बताइए। तो सही आंसर क्या होगा, सतलुज नदी पर। ऑप्शन ए को टिक करेंगे, सतलुज नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्रथम एंग्लो जो सिख युद्ध था किस वर्ष में हुआ था? प्रथम एंग्लो सिख युद्ध जो है वो कब हुआ था? तो प्रथम एंग्लो सिख युद्ध का संबंध 1845 से 46 में हुआ था, जबकि दूसरा जो एंग्लो सिख युद्ध की बात करें तो 1848 से 49 में हुआ था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न कि प्रकाश वर्ष का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? प्रकाश वर्ष का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो ध्यान रखेंगे, प्रकाश वर्ष जो है दूरी के मापन की इकाई होती है, और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? पारसेक। चलिए अगला प्रश्न, किस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल के पद नाम को भारत के गवर्नर जनरल में बदल दिया? यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अगर आपने ऑप्शन ए को टिक किया तो आपने बिल्कुल गलत आंसर को टिक किया। क्यों? मैं आपको बता दूं कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि जो भी बंगाल के गवर्नर थे, ठीक है, बंगाल के गवर्नर जो थे उनके नामों को बंगाल के गवर्नर जनरल में बदला गया। ठीक है, लेकिन 1833 का जो चार्टर एक्ट था, इसके अंतर्गत क्या किया गया कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे इनके नामों को भारत के गवर्नर जनरल में कन्वर्ट कर दिया गया। तो आई होप कि ये 2 पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखना है। क्लियर? तो यहाँ पे सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। और इसी के तहत जो भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल बने वो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी बिहार की पहाड़ियाँ हैं? तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी जो पहाड़ियाँ दी हैं वो बिहार की पहाड़ियाँ हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। उपरोक्त सभी जो भी आप यहाँ पे पहाड़ी देख रहे हैं वो सभी के सभी बिहार की पहाड़ियाँ। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने 50 MCQ कवर किया। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। नीचे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपने 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर किया। ठीक है, और एक छोटा सा क्वेश्चन है क्यूज के लिए, आप नीचे कमेंट्स करके राइट आंसर दीजिएगा कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ठीक है ना। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।